Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the numerical which is related to aptitude test chemistry और जो कि लास्ट लेक्चर को ज्वाइन कर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल बाय गिवन कंसंट्रेशन। तो न्यूमेरिकल इज व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन विच द एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन इज 1.0 एक्सपोनेंट -4। एक्टिव मास या कंसंट्रेशन एक ही बात है। यहाँ पे वी हैव 4 आंसर्स A B C D -4 -10 +4 +10। अब सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एप्टीट्यूड टेस्ट केमिस्ट्री हमें कम टाइम में इसको अटेम्प्ट करना है। पहली बात तो सिंपल ये है कि याद रखिएगा, जब भी कोई एसिड गिवन होगा इट मींस दैट आपको गिवन है H पॉजिटिव, और जब भी कोई बेस गिवन होगा इट मींस दैट आपको गिवन है OH नेगेटिव। एक तो ये बात याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये, पीएच हमेशा निकलेगा H पॉजिटिव से और OH निकलेगा हमेशा POH, ठीक है। पीओएच निकलेगा हमेशा किससे? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से। ये जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव होते हैं ये एक्सपोनेंट में होते हैं नेगेटिव में, -4 -5 -6 -8 कुछ भी हो सकता है। और ये पीएच और पीओएच जो होते हैं 1 to 14 के अंदर होंगे। ये -1 to -14 होगा एक्सपोनेंट में, और पीएच और पीओएच कितने होंगे? हमेशा पॉजिटिव होंगे, 1 to 14। जो वैल्यू एक्सपोनेंट में नेगेटिव होगी वो पीएच या पीओएच की क्या आ जाएगी? यहां पर आगे पॉजिटिव। तो बहुत ही आसान सी बात, क्योंकि हमें यहां पर डायरेक्टली OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन गिवन है। डायरेक्टली OH नेगेटिव आयन की एक्टिव मास कितनी है भाई? 1.0 एक्सपोनेंट -4। तो डायरेक्ट इससे रिलेट कर रहा है पीओएच, तो पीओएच विल बी 4। तो सबसे पहले हमने पीओएच निकाल दिया। अब पीएच प्लस पीओएच हम जानते हैं, पीओएच प्लस pH will be equals to 14. It means that pH will be equals to 14 -4. तो pH कितना आ जाएगा? 10। और 10 क्या होगा? ये हमेशा पॉजिटिव। भले से pH निकालें, भले से pOH निकालें, हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो एक तरीका सिंपल ये था कि हम यहां पर POH का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन, क्योंकि यहां पर हमें ऐसी वैल्यूज गिवन होंगी अगर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम इजीली कर सकें। जो भी OH नेगेटिव एक्सपोनेंट में था और ये 1 लिखा हुआ है तो 1 कोई मायने नहीं रखता। -4 से ये हो गया +4, +4 में कितना ऐड करेंगे? 14 हो जाए तो 10। इसका मतलब pH कितना आ गया? 10। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, ऑप्शन डी, दैट इज +10। अब इसी टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल हो, भले से हमें एसिड गिवन हो, बेस गिवन हो, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन हो, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन हो, तो pH और pOH को निकालने का तरीका यही है। और अगर इसके बारे में कोई और क्वेश्चन है आप लोगों के तो मुझसे सवाल जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to move towards the next numerical which is related to mass relationship और by using Faraday's law of electrolysis। तो यहाँ पर electrolysis का phenomenon अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है? Silver oxide decomposes when heated to give silver and oxygen. If 0.5 moles of lunar caustic is heated up to 450 degrees Celsius, given out nitrogen dioxide and oxygen, leaving silver as metal. What is the mass of the residue that is silver? तो यहां पर हमसे पहले बोला जा रहा है कि अगर सिल्वर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो वहां पे सिल्वर और ऑक्सीजन मिलती है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हमें बोला जा रहा है लूनर कास्टिक। पहली बात तो ये लूनर कास्टिक किससे कहते हैं? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 is a lunar caustic. When lunar caustic is heated up to 450 degrees Celsius, as a result the given product will be नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड सिल्वर। सिल्वर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो अगर 0.5 मोल्स ऑफ लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक क्या होता है भाई? सिल्वर नाइट्रेट। ये है लूनर कास्टिक, ये इसका ट्रेड नेम है। तो हमें रेसिड्यू निकालना है, रेसिड्यू को मास निकालना है, दैट इज सिल्वर का। सिल्वर का वैसे एटॉमिक मास याद होना चाहिए आपको 107.87, नहीं तो राउंड ऑफ में याद होना चाहिए 108 AMU। तो अब जरा इक्वेशन को बैलेंस करने, 2 3 6 ऑक्सीजन और ये 2 4 और 6 ऑक्सीजन, 2 सिल्वर बैलेंस। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ silver nitrate that is lunar caustic decomposes to form 2 moles of silver. It means that 1 mole of silver nitrate to form 2/2 moles of silver. और इनिशियल हमें मोल्स कितने गिवन है? लूनर कास्टिक के 0.5, तो 0.5 moles of silver nitrate produce 2/2 cancel out into 0.5 moles of silver.
इतने मोल्स दे रहा है। अब सिल्वर का जो हमारे पास मास है, मोल्स तो निकल के आ गए। सिल्वर का जो एमयू में मास है वो कितना है हमारे पास, यहां पर मोल्स निकल के आए। अगर मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एटॉमिक मास से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मास ऑफ रेसिड्यू ऑफ सिल्वर। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 107.87, अराउंड 108 को हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तकरीबन 54, यानी 54 ग्राम्स ऑफ सिल्वर रेसिड्यू फॉर्म व्हेन 0.5 moles of lunar caustic decompose at 450 degrees Celsius. It means that the most appropriate and the correct answer for this question is 54, option B. तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में। इसके अलावा कोई और सॉल्ट होगा जो ब्रेक होके कोई और दूसरा मेटल बना रहा होगा। सॉल्व करने का तरीका सिंपल ही है, मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई करें। मोल निकालने के बाद अगर कोई सिंगल एलिमेंट है तो उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और बाकी अदरवाइज मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज़ आस्क। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको मैक्सिमम जल्दी आंसर दे सकें इन तमाम क्यूरीज के। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to move towards the numerical which is related to equilibrium constant. और equilibrium constant के अंदर हमें अगर k की वैल्यू गिवन होगी तो हमें x फाइंड करना या कंसंट्रेशन निकालनी है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ k फॉर H2 plus CO2 reacted together to form water and carbon monoxide is 1.8 at 1000 degrees Celsius. If 1.0 moles of each hydrogen and carbon dioxide are placed in 1 liter flask, the final equilibrium concentration of CO at 1000 degrees Celsius will be फाइंड करनी है। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? हाइड्रोजन कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू सिस्टम डिजाइनिंग हम इसको किस तरह डिजाइन कर सकते हैं? इनिशियल 1 मोल और डैश डैश एट इक्विलिब्रियम 1 x प्लस x एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स आ गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। अगर हमें मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, ये सारी के सारी एक्टिव मासेस आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स Kc। Kc इज द रेशियो बिटवीन active mass of product to the active mass of reactant, or Kc is the ratio between product of active masses of products to the products of active masses of reactants। तो यहां प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्टेंट H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? x ओवर v। इट मीन दैट x ओवर v का होल स्क्वायर आ गया, और वहां पे क्या 1 माइनस x ओवर v का होल स्क्वायर आ गया। ये तमाम वैल्यू किसके इक्वल है? ये तमाम वैल्यूज इक्वल है हमारे पास Kc के, और Kc गिवन किसके इक्वल है? 1.8। इट मीन दैट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.8 विल बी इक्वल्स टू x ओवर v। v से भी कैंसिल आउट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स x स्क्वायर ओवर 1 माइनस x का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये टर्म बाहर आ जाएगी x ओवर 1 माइनस x, और 1.8 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? अराउंड 1.34। तो 1.34, तो x विल बी इक्वल्स टू 1.34, 1 माइनस x, 1.34 माइनस 1.34x, नाउ x प्लस 1.34x विल बी इक्वल्स टू 1.34, याद आएगा 2.34x, तो x विल बी इक्वल्स टू 1.34 डिवाइडेड बाय 2.34। 1.34 को डिवाइड करेंगे 2.34 से, द आंसर बिकम 0.57। ये आ जाएगा 0.571 मोलर एक्टिव मास है, तो मोलर लिख देंगे। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO कितनी आ गई? x ओवर v। तो यहां पर है 0.571 over 1. It means that the active mass of carbon monoxide at equilibrium will be 0.571 molar. It means that the correct answer
फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 0.571 मोलर, दैट इज ऑप्शन सी। तो यहां पर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जरिए पहले x की वैल्यू फाइंड की और x के बाद हमें भले से एक्टिव मास कार्बन मोनोऑक्साइड की कहते, वाटर की कहते, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, हम किसी की भी मालूम कर लेते। उम्मीद है आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब तक अपना ख्याल रखेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to move towards the next numerical, which is related to half life and the relationship between half life and rate constant. तो सबसे पहले हमें ये रिलेशन याद होना चाहिए कि हाफ लाइफ और रेट ऑफ रिएक्शन में जिस तरह केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हाफ लाइफ, इसमें के और हाफ लाइफ के दरमियान रिलेशन क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जानते हैं टी हाफ लाइफ for first order reaction can be calculated by T half will be equals to 0.693 divided by K। तो क्योंकि हमें यहां पर रेट कांस्टेंट K की रिक्वायरमेंट है, the half life of a first order reaction is 69.3 while the value of rate constant of the reaction is dash, it means that K कैलकुलेट करना है, K will be equals to 0.693 divided by T half। अब T half की वैल्यू कितनी है? T half की वैल्यू हमारे पास 0.693, 69.35। It means that the value of rate constant for first order reaction, if the half life is 69.3, हम पॉइंट को दो उधर लेके जाएंगे तो तकरीबन ये आ जाएगा 0.01 सेकेंड। तो ये आ गया 0.01 सेकेंड इनवर्स। The correct option for this numerical will be 0.01 second inverse। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। हमें हाफ लाइफ कभी गिवन होगी, कभी रेट कांस्टेंट गिवन होगा, कभी हम रेट कांस्टेंट मालूम करेंगे, कभी हम हाफ लाइफ निकालेंगे। तो ये एप्टीट्यूड केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इस तरह के सवालात को करने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आप आसानी के ज़रिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई क्यूरी है, कोई सवालात हैं आपके, कोई किसी किस्म का मसला है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the numerical which is related to aptitude chemistry and also related to first order chemistry, electronic configuration. How can we calculate number of electrons present in any subshell or orbital? The question is how many electrons can have the values n2, principal quantum number 2, azimuthal quantum number is 1, spin quantum number is positive half, means clockwise, in configuration 1s2, 2s2 and 2p3. First of all, we all know that each and every electron must have a unique set of quantum number। हर इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक क्वांटम नंबर होगा जो कि उस खास ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं ऑर्बिटल में विद रिस्पेक्ट टू अजिमुथल। अगर अजिमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास 1 है, 0 1 2 3, 1 का मतलब s ऑर्बिटल, 0 का मतलब s ऑर्बिटल, 1 का मतलब p ऑर्बिटल, 2 का मतलब d ऑर्बिटल, 3 का मतलब f ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 6 10 और 14। ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अजिमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ देखते हैं हम n2 का मतलब है हमारे पास दो शेल हैं k एंड l। तो l शेल में दो सब शेल होंगे s एंड p। अजिमुथल 1 का मतलब यहाँ p सब शेल है और p में मजीद 3 होंगे, px py और pz, और s क्लॉकवाइज स्पिन है। तो हमने ये तो तमाम डेटा से निकाल दिया। अगर हम इसमें गौर से देखें विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन देयर मस्ट बी अ यूनिक क्वांटम नंबर वैल्यू। तो p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। तो
तो ये बात कर रहे हैं L1 की, इसका मतलब p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, और दूसरे शेल की मतलब सेकंड शेल, बिल्कुल इसका मतलब ये कंप्लीट बैठ गया इसके ऊपर। तो 2p3 हमारा ये डिजायर्ड ऑर्बिटल है और इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं px, py, pz। तीनों की स्पिन कैसी है? क्लॉकवाइज। अगर फर्स्ट की स्पिन क्लॉक होगी, बाकी तीनों की स्पिन कैसी होगी? क्लॉक। तो हमसे पूछा गया है कि भाई कि अगर ये क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गिवन हो और ये क्वांटम नंबर की वैल्यूज हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? तो यहां पर s पॉजिटिव हाफ का मतलब क्लॉकवाइज। तो पहली बात हम पहुंच गए सबशेल ऑर्बिटल की तरफ, ऑर्बिटल से निकल के गए हम इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो यहां पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? सो देयर आर 3 electrons possible for this unique set of quantum number. For this unique set of quantum number, so the correct answer of this question will be 3. B option 3 is the right answer. Clear? तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के न्यूमेरिकल सोच में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी और आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने होंगे। तो सॉल्व करने का तरीका यही है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एंड प्लीज़ आप, जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। Now we are continue from the last numerical. This numerical related to states of matter और ये ग्राम्स लॉ से रिलेट कर रहा है ना। आज तो आइए numerical देखते हैं। A sample of gas has a volume of 128 ml at -27 degree Celsius. To what temperature must the gas be heated at constant pressure if the final volume is to be 214 ml? सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें दो वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल एक फाइनल, और एक टेम्परेचर गिवन है -27 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर निकालना है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन किससे निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के तहत हम जानते हैं V1 ओवर T1 विल बी इक्वल्स टू V2 ओवर T2। याद रखिएगा जब भी कोई भी न्यूमेरिकल उसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व हो, हमेशा पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग या बाय एडिंग +273। भले से बाद में आंसर आपको वापस कन्वर्ट करना पड़े डिग्री सेल्सियस में, तो -273 कर देंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। तो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ V1 is 120 ml, 128 divided by T1 is -277 plus 273 किस लिए लिखा है हमने? ताकि ये कन्वर्ट किस में हो जाए? केल्विन में। V2 is 214 ml, 214 डिवाइड बाय T2। हमें T2 मालूम करना है, तो T2 मालूम करने के लिए T2 आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जबकि 214 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और डिवाइड हो रहा है 128 से। जब 273 में हम -273 माइनस कर देंगे तो द आंसर बिकम विल बी अराउंड, तकरीबन ये आ जाएगा 214। ठीक है, तो ये 214 आ गया और ये 273, तकरीबन ये 27 माइनस होगा 246 आ जाएगा, 246। ठीक है, जब वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर बिकम्स माइनस, तकरीबन ये हो जाएगा 411। अच्छा, ये आंसर किसमें है? केल्विन में। अब 411 केल्विन इसमें कहीं ऑप्शन में मौजूद नहीं है। इट मीन्स दैट कि हमें डिग्री सेल्सियस में भी आंसर चाहिए हो सकता है कि 411 केल्विन में कहीं मौजूद है, केल्विन में 138 है, तो -273 कर देंगे। -273 करने पर ये कन्वर्ट किस में हो गया? डिग्री सेल्सियस में, एंड द करेक्ट आंसर विल बी 138 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स दैट the most appropriate option for this question will be option C, that is 138 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा जहां भी कोई न्यूमेरिकल्स हो, स्टेट्स ऑफ मैटर है, जहां टेम्परेचर इन्वॉल्व हो, हमेशा टेम्परेचर को पहले डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो आंसर मैच नहीं कर रहे डिग्री सेल्सियस से या केल्विन से, तो वापस उसको डिग्री सेल्सियस में लेके चले आएंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग -273। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्यूरी तो मुझे क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।